Assalamu alaikum. With the vision, hope that you are in good state of your health and doing well. Today आज का जो हमारा जो है फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है फॉर फॉल 2020 और द कोर्स लीनियर कंट्रोल सिस्टम. इंट्रोडक्शन दे दूँ. माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद बिलाल खान and I will be teaching linear control systems lab in the fall 2020 in DHSOFA University. I have completed my bachelor in electronics engineering from Aghdar University in 2016 and I am pursuing my MS in Electrical Control Engineering from Pakistan Navy Engineering College. My area of specialization for my MS program is Electrical Control Engineering. And so this was the basic introduction of mine. Let's start with introduction to LabVIEW virtual instrument. LabVIEW is the software laboratory virtual instrument engineering workbench. Okay. ये एक सॉफ्टवेयर है which is obviously a paid version. LabVIEW offers free student evaluation version for 6 months, but currently I'm unable to find that link. So to access this software, you can access DHSOFA University servers using VPN. उसके लिए मैंने जो है एक वीडियो आपके LMS के ऊपर अपलोड कर दी है in the third read. How to use MATLAB 2014 virtually from your home only for DHSOFA University students. ठीक है, आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं. आपने जो है वो VPN का सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है और फिर उसको किस तरह से एक्सेस करना है. अच्छा, DHSOFA यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो दो किस्म के जो है वो सर्वर्स मौजूद हैं. एक विंडोज़ 1 के नाम से, एक विंडोज़ 2 के नाम से. ठीक है, जैसे ही आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन करते हैं, ठीक है, सिंस आई एम ऑन DHSOFA यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, तो मुझे VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप बाहर की किसी नेटवर्क से जो है कनेक्शन लेते हैं तो आपको VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो जैसे ही आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अपने PC में खोलते हैं तो यहाँ पे आप विंडोज़ 1 को एक्सेस करने के लिए टाइप करके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप Win2 लिख के जो है वो टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि Win1 या Win2 लिखने से जो है अगर इशू आ रहा हो किसी को, तो वो स्टूडेंट जो है वो IP एड्रेस के थ्रू भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. फॉर विंडोज 1 IP एड्रेस इज 10.50.1.30. ठीक है, आप ये टाइप करके उसके बाद कनेक्ट का बटन दबाएंगे तो आप विंडोज 1 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. और अगर आप विंडोज 2 को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी IP एड्रेस है 10.50.0.27. ठीक है. अच्छा, ये IP एड्रेस याद करने में इशू है तो इसके लिए एक सोल्यूशन और है. आप ये शो ऑप्शंस का बटन दबाएं, सेव एज पे क्लिक करें. अब आप इसको जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी जो है वो सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास IP एड्रेस था, दिस इज .27, दिस इज फॉर विंडोज 2. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ DSU_Win2. ठीक है, तो ये मेरे पास DSU का विंडोज 2 का जो है वो आ गया. ठीक है, अब मैंने इसे सेव कर लिया. अब मुझे बार बार IP एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं. सिमिलरली मैं DSU का विंडोज 1 को भी सेव करवा लेता हूँ. 50.1.30 दिस वाज IP एड्रेस फॉर विंडोज 1. तो मैंने इसको सेव एज किया और अब मैं इसका नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास विंडोज 1 है. ठीक है, तो अब आपने करना क्या होगा, आप बेशक इसे बंद रखें. आपने ओपन VPN GUI है उसको जो है स्टार्ट करना है विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट. उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे. उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद आप जो है आपके पास ये जो सर्वर से वो है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड सिंपली इट विल टेक यू हियर. ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन आपने अपने LMS का ID पासवर्ड के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस करना है. ठीक है, तो ये विंडोज आपके पास जो है आपके घर से बैठ के जो है वो ओपन हो जाएगी. ठीक है, आप इसके अंदर हर स्टूडेंट को जो है वो अलग डेस्कटॉप मिलता है. ठीक है, तो हर स्टूडेंट अपनी ID से एक्सेस करे और वो अपना कोई भी वर्क यहाँ पे जो है वो सेव कर सकता है फॉर लेटर यूज. ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है ये विंडोज आपके पास ओपन हो गई घर पे बैठ के. इसके अंदर तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं. आप जो है वो मैटलैब को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, आर्डिनो को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑटोडेस्क, ठीक है, ऑटोकैड भी है और डिफरेंट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर भी हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने वो जो वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने LMS पे डाला, उसमें मैंने ये बताया था कि
मैटलैब को किस तरह से एक्सेस करना है सर्वर्स पर, सिमिलर सेम मेथड है। अब हम जो है सॉफ्टवेयर चेंज है, अब हम जो है आज की लैब में लैब व्यू को जो है वो इसके अंदर इंटरफेस करेंगे। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है लैब व्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा। लैब व्यू 2013 वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आपने इसमें एंटर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो है लैब व्यू का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर लैब व्यू फॉर मायरियो, ये किट डेवलपमेंट बोर्ड है, एनआई नेशनल इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम नेशनल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है लैब व्यू की मायरियो किट्स होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बोर्ड है पूरा, जो जिसके अंदर ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है, तो उसके लिए है, और रोबोटिक्स के लिए। तो हमें बेसिक वाला वर्जन देखना है बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्शन टू लैब व्यू। तो हम इस पे लैब व्यू पे क्लिक करके और फिर उसके बाद स्टार्ट लैब व्यू करेंगे, ठीक है। लैब व्यू जब आपके पास ओपन होगा तो ये आपके पास स्टार्टअप विंडो आएगी, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है वो यहाँ से भी ब्लैंक वी को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके भी न्यू वी करेंगे तो आपके पास वही काम होगा। जैसे ही आप न्यू वी करेंगे तो अब आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास अब दो विंडोज जो है वो अपीयर हो गई हैं। बस ये दो विंडोज जो हैं, एक का नाम है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, और सेकंड वन का नाम है फ्रंट पैनल, ठीक है। अब ये दो विंडोज जो हैं वो यूज होती हैं लैब व्यू के अंदर। अच्छा, लैब व्यू है क्या, बैक टू लैब व्यू इंट्रोडक्शन। लैब व्यू बेसिकली है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच, ठीक है। लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इज अ मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्चुअली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं उसका डेटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो फील्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं आपकी, ठीक है। आपके टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लेवल को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में प्लांट को रन करने के लिए। तो उस प्लांट के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनका डाटा आप वर्चुअली जो है वो अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। वर्चुअली का मतलब फिजिकली वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसका जो डाटा है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पड़ा है कि इंस्ट्रूमेंट का डाटा वर्चुअली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब आप लैबव्यू के सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या काम करते हैं, आप इसके अंदर वो पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं जिसके थ्रू यूजर उस प्लांट को ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉयलर है, उस बॉयलर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो उसका कितने टेम्परेचर के ऊपर रन करना है, अगर ओवर टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो, तो सेंसर फेल हो जाए तो क्या हो, सारी इंडिकेशन, सारी कंट्रोलिंग थ्रू योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को डिजाइन करके दी जाती है। उसकी बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। वो बैक एंड पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, ठीक है, यूजर के पास क्या चीज जाती है, उस चीज के ऊपर आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो लैब व्यू के अंदर जो है हमारे पास दो विंडोज जो होती हैं वो एसेंशियल विंडोज होती हैं, एक फ्रंट पैनल और एक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। पहले इनका फंक्शन समझ लेते हैं कि किस लिए यूज की जाती है। फ्रंट पैनल आपके पास जो यूज की जाती है वो इस वजह से यूज किया जाता है ताकि आप यूजर इंटरफेस डिफाइन कर सकें। यूजर को जिस जिस चीज को कंट्रोल करना है, जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का डाटा यूजर को चाहिए, वो सारा का सारा आपका फ्रंट पैनल के ऊपर आएगा। यानी इनपुट और आउटपुट आप यूँ समझ लें, सी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं कि इनपुट होता है और आउटपुट होता है, तो वो जो इनपुट और आउटपुट है वो थ्रू फ्रंट पैनल आएगा, ठीक है। यूजर फ्रंट पैनल के थ्रू एक्सेस करेगा, और जो आपकी पीछे प्रोग्रामिंग होगी कि इनपुट आने के बाद उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से कमांड्स को एक्चुएट करना है, और फिर उसके बाद आपके पास आउटपुट क्या होगा, वो सारी की सारी जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी दैट लाइज इन योर ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम वो है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स होती है, ठीक है। आप ब्लॉक्स लेते हैं, उन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होती है। सिमिलर जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू योर सी लैंग्वेज, आप लोगों ने पढ़ी होगी सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सिमिलर होते हैं उसकी तरह के फंक्शन, लेकिन यहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती, काम वही होता है लेकिन देखने का तरीका और वर्क करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
अभी हम थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करते हैं। तो द समरी इज, जो कि अभी तक हमने देखा वो ये कि यूज़र इंटरफेस, इनपुट आउटपुट जो भी यूज़र को दिखाना है, यूज़र से जो भी इनपुट लेना है वो आप फ्रंट पैनल के थ्रू कर रहे होंगे, और फिर उस इनपुट के आने के बाद उसे किस तरह से जो है वो आपने उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने, वो सारे के सारे आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये दो विंडोज़ हैं, इन दो विंडोज़ के दरमियान स्विच करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस ई। आप कंट्रोल ई दबाएं तो आप फ्रंट पैनल पे आ जाएंगे। फ्रंट पैनल पे काम करना है आपने, पीछे प्रोग्राम में जाना है प्रोग्राम में देखने के लिए, तो आप कंट्रोल ई दबाएंगे। तो आप इस तरह से दो विंडोज़ के दरमियान में स्विच कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों की साथ साथ मुझे फ्रंट पैनल भी दिख रहा हो और ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल टी का बटन दबाते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे दोनों विंडोज़ जो हैं वो साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी अपीयरेंस, ताकि आप जो है इसके ऊपर काम आसानी से कर सकें। नाउ अब इसको प्रोग्राम करने के लिए जो मैंने अभी ब्लॉक्स की बात की थी, वो ब्लॉक्स कहाँ से मिलेंगे, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ से आएंगे कि आपके पास फ्रंट पैनल है और आपके पास जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। लेफ्ट साइड मेरे पास फ्रंट पैनल है और राइट साइड के ऊपर मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम को डिज़ाइन करने के लिए, ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे ही हम ब्लॉक डायग्राम को सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पैलेट ओपन हो गई जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। हम कुछ बेसिक से देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में हम गए तो यहाँ पे आपके पास फॉर लूप मौजूद है, वाइल लूप मौजूद है, ठीक है, केस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास जो है वो बूलियन के यहाँ पर है, स्ट्रिंग्स हैं, सिमिलरली कंपैरिजन के फंक्शन हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन पैलेट। दिस इज कॉल्ड फंक्शन पैलेट विच इज एसोसिएटेड टू योर ब्लॉक डायग्राम। इस फंक्शन पैलेट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, ये पिन का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पिन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये हमेशा सामने रहेगी। अब आप ब्लॉक डायग्राम पे अगर क्लिक करेंगे तो ये गायब नहीं हो जाएगी। आपने इसे बंद करना है, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। पिन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपने एक ही लाइब्रेरी से मल्टीपल फंक्शन निकालने हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फंक्शन लेकर आता हूँ, तो अब आप देखें फंक्शन पैलेट आपकी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इधर पिन हो जाओ। अब आप यहाँ से कोई भी फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, तो ये फंक्शन पैलेट आपके पास ऑलवेज विजिबल रहता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जो पैलेट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड फंक्शन पैलेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्रंट पैनल पे। फ्रंट पैनल को डिज़ाइन करने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट यूजर्स से लेना है, यूज़र को डिस्प्ले करानी है चीज़ें। ठीक है, वो देखने के लिए आपके पास जो पैलेट यूज होती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्स पैलेट। ठीक है, कंट्रोल्स पैलेट में तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो यूज़र से इनपुट या आउटपुट लेने के लिए यूज़ हो सकती हैं। आप यूज़र से न्यूमेरिक इनपुट भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें डिफरेंट जो है आपके पास जो है वर्टिकल स्लाइड्स, वर्टिकल पॉइंटर स्लाइड, ठीक है, गेज मीटर, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आपके पास दिए हुए हैं फॉर डिस्प्लेइंग न्यूमेरिक वैल्यूज। यानी टेम्परेचर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज में होगा 30, 24, 23। ठीक है, सिमिलरली आप बूलियन ऑन ऑफ स्विच, मोटर ऑन करनी है, मोटर ऑफ करनी है, वेल्व ऑन करना है, वेल्व ऑफ करना है। ठीक है, आपके पास वेल्व्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑन ऑफ वेल्व्स होते हैं और लीनियर वेल्व्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप उसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं कि 20% ऑन, 30% ऑन होना है। तो वो जो परसेंटेज वाले लीनियर वेल्व्स होते हैं आपके पास, उन्हें आप न्यूमेरिक के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो आपके पास जो है वो कंटिन्यू, जो आपके पास डिजिटल होते हैं यानी ऑन या ऑफ जिनकी स्टेट होती है, उनको आप जो है वो बूलियन लॉजिक्स के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आप देखें डिफरेंट टाइप्स के बटन्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ग्राफ्स आप शो कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज में डिफरेंट किस्म की आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी फॉर डिजाइनिंग योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ताकि आपकी यूजर इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जा सके। सो अभी तक हमने जो है वो दो पैलेट देख ली, एक फंक्शन पैलेट और एक कंट्रोल्स पैलेट। कंट्रोल्स पैलेट को भी आप इस पिन बटन के थ्रू जो है वो यहाँ पे पिन कर सकते हैं।
अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये मेरी कंट्रोल्स पैलेट है और मैंने फ्रंट पैनल सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल्स पैलेट मैंने पिन की हुई है इसलिए ऑलवेज ऑन टॉप रहेगी। जैसे ही मैं ब्लॉक डायग्राम पे क्लिक करता हूँ, दिस कंट्रोल पैलेट जो है वो आपके पास गायब हो जाती है और आपके पास फंक्शंस पैलेट जो है वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ई अगर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, आई विल शिफ्ट फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम टू फ्रंट पैनल। तो अब ये देखें मैं ब्लॉक डायग्राम से फ्रंट पैनल के ऊपर आ गया अगेन। तो जब भी मैं फ्रंट पैनल पे आता हूँ तो मेरी कंट्रोल्स पैलेट एक्टिव हो जाती है और जब मैं ब्लॉक डायग्राम पे जाता हूँ तो मेरी फंक्शंस पैलेट एक्टिव हो जाती है। वो किस लिए, वो इसलिए कि आपको ब्लॉक डायग्राम में प्रोग्राम करने के लिए जितने भी फंक्शंस चाहिए वो सारे के सारे इस फंक्शन पैलेट के अंदर मौजूद होंगे। और फ्रंट पैनल पे फ्रंट पैनल यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी की सारी आपकी कंट्रोल पैलेट के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो ये दो पैलेट्स हो गए। देयर इज अ थर्ड पैलेट। उस थर्ड पैलेट के अंदर क्या होता है, वो थर्ड पैलेट जो है वो कॉमन होती है दोनों विंडोज के। ठीक है, आप किसी भी विंडो के व्यू में जाएं, वहां पे आपको दिखेगा फंक्शन पैलेट। क्योंकि मैं ब्लॉक डायग्राम में था तो फंक्शन पैलेट आ रही है और टूल पैलेट। कंट्रोल पैलेट यहाँ पे मुझे नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के साथ कंट्रोल पैलेट एसोसिएटेड नहीं है। टूल्स पैलेट इज अ कॉमन पैलेट जो कि दोनों विंडोज के साथ जो है वो कॉमन होती है। अच्छा, ये ऐसी जगह पे आ गई है कि मैं उसको जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इधर अगर ब्लॉक फ्रंट पैनल के उसमें ना हो तो यहाँ पे कंट्रोल पैलेट्स एक्टिव है लेकिन फंक्शन पैलेट इनएक्टिव है। टूल्स पैलेट आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन टूल्स पैलेट रहेगी वो। अच्छा, टूल्स पैलेट क्या होती है कि आपको कौन सा टूल यूज करना है। आपने वायरिंग टूल लेना है, आपने एडिट टूल लेना है, आपने ऑपरेट का टूल लेना है, आपने टेक्स्ट को एडिट करना है, आपने कलर करना है। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए आपने बैन करना है, स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग टूल मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक है कि ये ऑटोमेटिक टूल सिलेक्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये जो टॉप के ऊपर आपके पास ये ग्रीन बटन है, दिस इज ऑटोमेटिक टूल सिलेक्शन। ठीक है, अगर ये ओपन है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो करेगा। जैसे ही आप इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो ये एडिट टूल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसे किसी बटन के ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑपरेट टूल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसे किसी कनेक्शन पॉइंट पे ले जाएंगे तो ये आपके पास वायरिंग टूल बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑटोमेटिक टूल सिलेक्शन फॉर स्टार्ट बिगिनर्स आपने इसको ऑन रखना है। ठीक है, जब अभी जो आपकी जो है चीज़ें थोड़ी दूर दूर होंगी तो आपको इशू नहीं आएगा टेक्स्ट। जब आपकी जो है वो वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब आपको जो है वो इन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन था तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं दोस्तों। टोटली देयर आर थ्री पैलेट्स इन लैब व्यू, फंक्शंस पैलेट, कंट्रोल्स पैलेट एंड टूल्स पैलेट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कौन सी पैलेट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और क्या। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी लैब के अंदर। ठीक है, आपकी लैब के अंदर आपको एक टास्क दिया हुआ है। आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो यूजर से दो इनपुट लेने हैं। ठीक है, और उसको ऐड करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने यूजर से दो इनपुट्स लेने हैं तो आपको फ्रंट पैनल पे जाके दो इनपुट्स लेने होंगे। ठीक है, अब दो इनपुट्स क्या होंगे, वो दो नंबर होंगे। ठीक है, अब आप उन दो नंबर्स को यूजिंग, अच्छा, कंट्रोल्स पैलेट में जो है वो दो चीज होती हैं, एक कंट्रोल्स होते हैं और एक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आपको हर चीज के साथ कंट्रोल और इंडिकेटर की टर्मिनोलॉजी मिली होगी। ठीक है, कंट्रोल का मतलब कि यूजर से कंट्रोल कर सकता है यानी इसके थ्रू वो वैल्यू इनपुट कर सकता है। इंडिकेटर क्या होता है, जिसके थ्रू से आउटपुट मिलेगा, जिसके थ्रू वो डिस्प्ले को देख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रॉब्लम डिफाइन करता हूँ कि आपको जो है वो दो वैल्यूज को लेना है और उसको ऐड करना है और उसका रिजल्ट यूजर को दिखाना है। यूजर दो वैल्यूज देगा, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा 10 और 5। आपने उसको ऐड करके उसका रिजल्ट उसको जो है वो डिस्प्ले कराना है। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा हमने जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एक नंबर लिया, इनपुट के लिए हम कंट्रोल यूज करेंगे तो हमने न्यूमेरिक कंट्रोल लिया। इसको मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ, मैंने कहा दिस इज ए। ठीक है, देन दिस इज बी। ठीक है, अब मुझे इस a प्लस बी को जो है वो ऐड करना है, उसके बाद इसका रिजल्ट मुझे दिखाना है। तो इसका मतलब
रिजल्ट आउटपुट दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक इंडिकेटर। अच्छा, आप ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे मैं जो फ्रंट पैनल के ऊपर इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे ब्लॉक डायग्राम के ऊपर मेरे पास कुछ जो है वो आइकन आ रहे हैं, ठीक है। ये आइकन्स क्या है, ये आइकन्स एसोसिएटेड है आपके इनके साथ, यानी ए से जो आपका डाटा आएगा, अब आपने उसको यहाँ से कनेक्ट करना है कि मैंने इस डाटा के साथ करना क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो आइकन हैं जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम में आ रहे हैं, इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज होती है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा व्यू एज आइकन, ठीक है। तो अब आप देखें चीज वही है लेकिन उस साइज उसका बड़ा हो गया, ठीक है। व्यू एज आइकन हटा देंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कभी कोई लैब व्यू का जो है वो एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हो या कोई हेल्प ले रहे हो या असिस्टेंस ले रहे हो, तो उसमें आपके पास जो है ये व्यू एज आइकन हो सकता है, आपको इनपुट का आइकन इस तरह से दिख रहा हो तो आप परेशान नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। सिर्फ उसकी जो विजिबिलिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, बैक टू अवर क्वेश्चन, हमें क्या काम करना था, हमें इस a प्लस बी को ऐड करना था और उसका रिजल्ट जो है वो ऐड के ऊपर दिखाना था। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग में आएंगे और सिंपल जो है वो न्यूमेरिक के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे फंक्शन मौजूद हैं। तो मैंने ये ऐड लिया, ठीक है। अच्छा, लैब व्यू के अंदर जो चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल थी और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप उसको यूज़ करने की प्रैक्टिस बनाएं। कभी भी लैब व्यू के अंदर इतने थाउजेंड ऑफ फंक्शंस है, हर चीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या आपको कोई नया फंक्शन आ गया वो समझ में नहीं आ रहा, तो लैब व्यू का एक बहुत ही अच्छा टूल है कि कंट्रोल प्लस एच दबा दें, आप कंट्रोल CTRL और एच का बटन दबा दें, ठीक है। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप हेल्प में जाएं और शो कॉन्टेक्स्ट हेल्प कर दें, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट हेल्प है, इससे आप जो है वो किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं, आप सिर्फ अपना माउस ड्रैग करें फंक्शन पैलेट के अंदर, वो बता देगा कि ये क्वोशंट और रिमाइंडर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसकी डिटेल्ड हेल्प चाहिए तो आप इसकी डिटेल्ड हेल्प पे क्लिक करें, तो ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देगा कि इसकी डिटेल्ड हेल्प ये है, इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है, इस तरह से जो है फंक्शन वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर लर्निंग LabVIEW. Obviously, it is not possible for me to cover all the functions available in LabVIEW. जिन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट आती रहेगी मैं उनको डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन अगर आपको किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस टूल को यूज़ करके जो है उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि इसका इनपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट हेल्प को भी बंद करते हैं। अब हम वापसी आ जाते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे, जो कि थी a प्लस बी करना है, उसका आउटपुट ऐड पे दिखाना है। तो अब आप ये देखें, अभी मेरा कर्सर जो है वो की शेप क्या है, जैसे ही मैं इस a के टर्मिनल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी शेप चेंज हो गई। दिस इज बेसिकली अ वायरिंग टूल, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक टूल सिलेक्शन ऑन था तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इसे टर्मिनल पे लेके गया मेरे पास वायरिंग टूल आ गया। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा ऐड पे कि मुझे इन दो वैल्यूज को ऐड कराना है। ये मैंने इन दोनों को ऐड करा दिया। अब ये जो यहाँ से इसका जो है आउटपुट निकल रहा है, इसको मैं लेके जाऊंगा, मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये हमने एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा जो है वो कोड बनाया। अब हम यहाँ से जो है वैल्यूज एंटर कर देते हैं 3 और यहाँ से ऐड कर देते हैं 7 या फिर 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ से वैल्यूज एंटर कर दी, इस पर डबल क्लिक किया, 3 दबाया, एंटर कर दिया, इस पर डबल क्लिक किया, 9 दबाया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, 3 और 9 ऐड हो जाना चाहिए था और इसका रिजल्ट यहाँ पे जो है 12 आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी सिर्फ प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को हमें चलाना पड़ेगा तभी ये प्रोग्राम वर्क करेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को चलाना कहाँ से, आपके पास ये टॉप में देखें, आपके पास ये टूल बार है, यहाँ पे आपके पास दिस इज योर रन बटन, यानी आप इसे दबाएंगे और आपका प्रोग्राम एक दफ़ा रन करेगा। ये रन कंटिन्यूसली का बटन है,
which is not recommended at all. मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि run continuously is not recommended. Then this is pause button. ठीक है. Highlight execution, very important tool. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग योर प्रोग्राम्स. अगर आपके प्रोग्राम में जो है वो कोई बग आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको डिबग करने के लिए इस टूल को यूज़ कर सकते हैं कि वो बग कहाँ पर है और कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको इसके थ्रू एक्सेस करते हैं. मैं ऐसे भी दिखाता हूँ किस तरह से. ठीक है. फिर उसके बाद ये आपके पास रिटेन वायर वैल्यूज, ये आपके पास एक प्रोब है, मेजरमेंट प्रोब है, जिसको आप किसी भी वायर के ऊपर लगाएंगे तो वो आपको जो है उस वायर का डाटा दिखाता, लॉग बनाता रहेगा कि पहले ये वैल्यू थी, फिर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई. तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं. जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप ये देखें 3 + 9 12 मेरे पास आंसर आ गया और मेरी वी आई जो है वो स्टॉप हो गई. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ यहाँ पे 9 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ. अगेन प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो चुका है, तो इसलिए मुझे दोबारा प्ले दबाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये ऐड का फंक्शन करेगा. अभी हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं कि बार बार रन ना दबाना पड़े. मोस्टली लोग क्या करते हैं, रन कंटिन्यूसली दबा देते हैं, कहते हैं चलता रहेगा चलता रहेगा. दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच. मैं इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर कि ये गुड अप्रोच क्यों नहीं है. ठीक है. अब आप जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही आपके पास जो है वो रिजल्ट जो है फौरी तौर पे हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज कंटिन्यूसली रन. और जब भी आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन मोड में जाएगा, यू हैव टू अबॉर्ट इट. देयर इज नो अदर वे कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू या यूजर इंटरफेस के थ्रू आप जो है यूजर से बोलें वो स्टॉप बटन यहाँ पे दबाए और आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क करना छोड़ दे. ठीक है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो हम इसको अबॉर्ट करेंगे तभी उसके बाद ये जो है वो प्रोग्राम स्टॉप होगा. अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था कि देयर इज अ इम्पोर्टेंट टूल हाईलाइट एग्जीक्यूशन, जिसके थ्रू आप जो है वो चीज़ों को हाईलाइट कर डिबगिंग के लिए ये टूल यूज हो रहा होता है आपके पास. तो हमने हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन करी एंड नाउ इफ वी क्लिक रन बटन, क्लोजली ऑब्जर्व के ब्लॉक डायग्राम में हो क्या रहा है. ठीक है. मैं यहाँ से थोड़ी सी वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ. लेट्स से दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है. अब हम देखते हैं हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन करने के बाद हम इसे रन करते हैं. आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि आपके पास जो है वो ब्लॉक डायग्राम में हुआ क्या. ठीक है. सबसे पहले यहाँ से 3 वैल्यू आई, ट्रेवल करके यहाँ गई, फिर बी वैल्यू यहाँ से ट्रेवल करी, इन दोनों वैल्यूज ने साथ ट्रेवल किया है, फिर यहाँ पे इन दोनों में एडिशन हुआ और फिर इन दोनों का रिजल्ट यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ चला गया. तो अब आप जरा डेटा फ्लो को देखें. लेफ्ट व्यू में आपके पास डाटा फ्लो हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जबकि आपकी जो उतनी भी प्रोग्रामिंग होती है, सी लैंग्वेज होती है, या आप कंट्रोलर्स में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, या आप मैटलैब में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सारी की सारी प्रोग्रामिंग आपकी जो डाटा फ्लो होता है, ठीक है, वो आपके पास टॉप टू बॉटम होता है. यानी जो आपकी कमांड लाइन होती है, जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वो टॉप टू बॉटम होती है. जबकि लैब व्यू के अंदर आपके पास जो है वो डाटा फ्लो जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है. ठीक है. तो ये हमने हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन किया तो हमें यहाँ से वो दिख गया कि डाटा फ्लो किस तरह से है. ठीक है. तो अब आपके जो लैब मैनुअल है, आपका जो लैब मैनुअल है उसमें आपको जो है वो यही इंट्रोडक्शन है. ठीक है. न्यू ब्लैंक भी यही कैसे ओपन करनी है, फ्रंट पैनल क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसके दरमियान किस तरह से आपने मूव करना है. ठीक है. कंट्रोल्स पैलेट क्या है, फंक्शन पैलेट क्या है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फंक्शन पैलेट का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया. अब आपने लैब एक्सरसाइज 1 करनी है. इसके अंदर आपको कैन डेवलप अ वीआई व्हिच इज एबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. ठीक है. दो नंबर ए और बी हैं. अभी मैंने सिर्फ आपको एडिशन दिखाया है, आपने उसका सब्ट्रैक्शन भी दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन भी दिखाना है. ठीक है. तो टोटल आपके पास 2 कंट्रोल हो जाएंगे और आपके पास 3 इंडिकेटर्स हो जाएंगे. उसके ऊपर आपने जो है वो लैब एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करना है. नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दी हुई है किस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है. ठीक है. मूविंग ऑन.
LabVIEW इज सो पावरफुल, ठीक है। तो LabVIEW आपको जो है ये ऑप्शन भी देता है कि आप मैथ स्क्रिप्ट्स को जो है वो रन कर सकें, ठीक है। उसके लिए आपको जो है रियल टाइम मैं LabVIEW का RT मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। LabVIEW जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ जो एड ऑन्स है उसके अंदर आप जो है वो रियल टाइम जो है वो RT मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये मैथ स्क्रिप्ट नोड आ जाएगी, ठीक है। ये मैथ स्क्रिप्ट नोड के अंदर आप उसी तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं जिस तरह से आप जो है वो मैटलैब के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। मैथ स्क्रिप्ट नोड में आप मैटलैब के पूरे पूरे कोड जो है इसके अंदर रन कर सकते हैं और उनको प्ले करके देख सकते हैं। कि मैं यहाँ पे कोड t इक्वल्स टू 0.01 10, ठीक है। x इज इक्वल्स टू cos t, उसके बाद प्लॉट। अच्छा, तो ये मैंने एक मैटलैब का कोड लिख लिया, मैंने अपना टाइम एक्सेस डिफाइन कर दिया और ये मैंने एक अपना एम्पलीट्यूड डिफाइन कर दिया, cos t किया, प्लॉट x t x किया, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो दिस शुड वर्क, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मैटलैब में मैंने cos वेव को जो है वो प्लॉट करवा दिया LabVIEW के अंदर। यूजिंग मैटलैब कोड मैंने जो है ग्राफ को प्लॉट करवा दिया। इसी तरह आप मैटलैब के कोड जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पे जो है वो लिख कर जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर उन कोड्स को यहाँ से इनपुट आउटपुट भी कर सकते हैं। आप ऐड आउटपुट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये x मेरे पास है, तो आउटपुट यहाँ पे जो है LabVIEW के अंदर आ जाए, आप इससे कुछ और फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या LabVIEW से कोई डाटा आप जो है वो मैटलैब मैटलैब के प्रोग्राम के अंदर लेना चाहते हैं तो आप ऐड इनपुट कर दें, ठीक है। तो ये पूछेगा कि ये इनपुट क्या है, आप कोई भी नाम दें और इस नाम से इसको यहाँ पे एक्सेस कर लें, उस नाम से आप इसे यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये आपके पास मैथ स्क्रिप्ट नोड है, ठीक है। इसमें आप मैटलैब के पूरे कोड जो है वो रन कर सकते हैं और LabVIEW के अंदर ही चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम लैब एक्सरसाइज 2 हो गई। आपने आपने सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है अपने पास, ठीक है। अब आ जाते हैं लूप्स की बारी, ठीक है। लूप्स में आपके पास जो है वो आपने सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, मोस्ट पॉपुलर लूप्स होते हैं आपके पास फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। तो फॉर लूप आपके पास क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने कोई एक टास्क बार बार करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक बॉटल क्रिएट है, ठीक है, उसके अंदर 24 बॉटल्स ने जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर दफा 24 बॉटल्स को जो है वो काउंट करना है, 24 बॉटल्स को काउंट करना है। जैसे 24 बॉटल्स आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपने कन्वेयर बेल्ट को मूव कराना है और ताकि पीछे से एम्प्टी क्रेट आया और फिर आपने उसके अंदर अगेन 24 बॉटल्स प्लेस करनी है, फिर उस क्रेट को आगे मूव करना है, पीछे से नया एम्प्टी क्रेट आपके पास आएगा, उसके अंदर अगेन आपने 24 बॉटल्स को जो है वो करना है। तो अब आपका काम फिक्स है, एक ही काम आपने बार बार करना है, रिपीटेडली करना है विदाउट एनी पॉज, ठीक है। तो उस और क्वांटिटी भी डिफाइंड है कि 24 बॉटल्स के बाद आपने जो है वो इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे टास्क जिसमें आपको पता हो कि मेरे पास जो है इतनी बॉटल्स हैं, ठीक है, या क्वांटिटी पता हो कि ये काम कितनी दफा करना हो, फिर उसके बाद इसे दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना है, तो उस केसेस में आप जो है वो फॉर लूप को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर लूप आपको कहाँ मिलेगा, आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे, स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, वहां पे आपको फॉर लूप मिल जाएगा। तो अब आप प्रोग्रामिंग में गए, स्ट्रक्चर्स में गए, यहाँ पे आपके पास फॉर लूप मौजूद है, मैंने फॉर लूप लगा दिया। अच्छा, तो अभी हमने एक फॉर लूप प्लेस कर लिया, ठीक है। अब ये जो विंडो है फॉर लूप की, इस विंडो के अंदर हम जो भी टास्क रखेंगे वो मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म होगा और जो टास्क इस विंडो के बाहर होगा वो सिंगल टाइम परफॉर्म होगा, ठीक है। उसे देख लेते हैं करके। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ,
और अंदर एक पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नए वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि इस फॉर लूप को चलना है 10 दफ़ा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बीइंग प्रोग्रामर, कि अब मैं ये कंट्रोल जो है वो यूज़र के हाथ में दूं, या मैं वो कंट्रोल जो है फिक्स कर दूं कि नहीं, एक क्रेट के अंदर 24 बॉटल्स ही होंगी, ठीक है। कल को वो 24 की जगह 30 बॉटल्स का क्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वो प्रोग्रामर को कॉल करेंगे कि भाई अब आओ मेरी प्रोग्राम को जो है वो एडिट करो कि अब मेरी 24 नहीं 30 बॉटल्स का जो है वो पैकेट बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि वो आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो वो आपको कॉल करें। लैब व्यू के अंदर आपका प्रोग्राम हाइड हो जाता है, एंड यूज़र के पास सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जाती है, आपका प्रोग्राम हाइड हो जाता है, वो विदाउट योर परमिशन उसको नहीं कर सकता। उसका तरीकाकार होता है, ठीक है। वो आगे जाके जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो इसी तरह से होता है, आपका पीछे प्रोग्राम पूरा हाइड हो जाता है, सिर्फ यूज़र इंटरफेस रह जाता है जो कि यूज़र उसको एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। वो पीछे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर सकता है, या तो उसके पास सोर्स फाइल्स हो, सोर्स फाइल्स जो है वो आप इजीली इसके अंदर जो है हाइड कर सकते हैं यूजिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इनका प्रोफेशनल वर्जन है LabVIEW का, उसके जो स्टूडेंट वर्जन अगर कहीं पे मौजूद है तो उसके अंदर आप जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं बना सकते। उसमें आपको जो है LabVIEW भी दूसरे पीसी में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, कुछ 2-3 एड-ऑन्स होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वर्क करना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो वीवर के हमें जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर दें। कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो वो हार्ड कोड हो जाएगा, कंट्रोल डिफाइन कर दिया तो यूजर के हाथ में होगा, किसी भी टाइम वो इस वैल्यू को चेंज कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको एज अ कांस्टेंट क्रिएट कर देते हैं कि मुझे लूप 10 दफा चलाना है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये वाली एडिशन एक दफा परफॉर्म होगी, ये वाली एडिशन 10 दफा हो सकती है, ठीक है। अब हम हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन करते हैं ताकि ये 10 दफा जो है वो स्लो स्लो चले और हम 10 दफा इसको चेंज कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो आई है इसके अंदर, ये आई क्या है, ये आपको बता रहा होगा करंट लूप काउंट क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको क्रिएट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें यूज़र को दिखाना है या हमें खुद देखना है तो हम यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हैं कि भाई अभी तक जो है इतनी बॉटल्स जो है वो फिलअप हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रहा होता है कि अभी करंट लूप कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ 0 से, इसने 3+4 को ऐड किया और 7 हो गया। अब मैं इधर से इस वैल्यू को अगर चेंज करके 8 कर दूं तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ आपके फॉर लूप वाली जो वैल्यूज हैं वो काम करेंगी। आप इसको 8 कर दें तो अब जो नेक्स्ट लूप आएगा उसके अंदर इसने 8 वैल्यू को डिटेक्ट किया और इसने यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू थी, दिस वाज योर आइट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये 9 पे आके रुक गया कि हमने तो जबकि इसे कहा था कि जो है 10 तक जाना है, ठीक है, लेकिन ये 9 पे आके रुक गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप दोबारा देखें कि आइट्रेशन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है। दिस आइट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 9, आपकी टोटल आइट्रेशन 10 ही हुई है, ठीक है। लेकिन वो जो काउंटर है वो 0 से 9 तक जो है वो चल रहा है, इस वजह से जो है वो 0 से 9 तक जो है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें 2 का टेबल जनरेट करना है, ठीक है। तो अब वो 2 का टेबल किस तरह से जनरेट करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। या यूज़र हमें कोई भी एक नंबर देगा, ठीक है, और हमें फिर उसका जो है वो टेबल जनरेट करना है, ठीक है। तो टेबल जनरेट करने के लिए हमें जो है वो एक मल्टीप्लाई चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से भी चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कंट्रोल कर दूंगा, तो फ्रंट पैनल के ऊपर एक कंट्रोल बन जाएगा कि भाई यहाँ पे एक्स दे दो, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट ले लो। आउटपुट के लिए क्या होगा, इंडिकेटर, ठीक है। तो फ्रंट पैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाद में आप जाके उसको फ्रंट पैनल के ऊपर अलाइन कर लेगा। फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉक डायग्राम में कोई चीज़ और आपको फ्रंट पैनल पे नहीं मिलती तो आप यहाँ से डबल क्लिक करें तो ये आपको फ्रंट पैनल पे हाईलाइट कर देगा। या फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉक फ्रंट पैनल के ऊपर कोई चीज़ है और वो आपको ब्लॉक डायग्राम में नहीं मिली तो आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक करें तो आपको ब्लॉक डायग्राम में हाईलाइट कर देगा कि ये चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब टेबल जनरेट करने के लिए मुझे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा आइट्रेशन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
यस 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको 0 से स्टार्ट करने के बजाय मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक लेके जाना है इंस्टेड ऑफ 9। तो 0 और 1 में कितना डिफरेंस है? 1 का। और 9 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो अगर मैं इसमें +1 कर दूं और उसके बाद उस वैल्यू को देखूं तो वो 0 से 9 के बजाय 1 से 10 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। इधर आया। अब मैं जो हूँ इधर से इस प्लस को भी ले सकता हूँ, ठीक है। इधर से मैंने प्लस लिया, मैंने कहा इस वैल्यू के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दो 1 की, ठीक है। अब मैं जरा इसको इंडिकेटर पे लेके आपको दिखा दूं कि हो क्या रहा है। क्रिएट इंडिकेटर, सही है। अच्छा ये अनकनेक्टेड दिखा रहा है तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे माई सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो गई है। अच्छा जब कभी भी आपके पास जो है वो ये एरो ब्रोकन आ रहा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई एरर्स है, ठीक है। आपके पास दो किस्म के एरर्स होते हैं, एक लॉजिकल एरर्स होते हैं और एक आपके पास सिंटेक्स एरर होते हैं, ठीक है। सिंटेक्स एरर को जो है प्रोग्राम पकड़ लेता है कि इसके अंदर सिंटेक्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉजिकल एरर होगा तो वो आपका प्रोग्राम नहीं डिटेक्ट कर सकता। दैट्स वाई हम ये डिबगिंग टूल यूज करते हैं, हाईलाइट एग्जीक्यूशन, ताकि हम डिबग कर सकें कि वो एरर हमसे हुआ का है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है आप इस पर क्लिक करें तो आपको जो है वो दिखा देगा कि आपके पास जो है ये एक एरर है। आप शो एरर पे क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट करके भी आपको दिखा देगा कि इस जगह पे एरर मौजूद है। तो वो एरर ये कह रहा है कि x का जो मल्टीप्लाई का दूसरा टर्मिनल अनकनेक्टेड है, उसे कनेक्ट कर दें। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब वो एरर हमारे पास से यहाँ से चला गया। अब मैं इसे रन का बटन दबाऊंगा तो ऊपर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा, नीचे वाला लूप बार बार चलेगा, ठीक है। तो ये आइट्रेशन मेरी 1 से स्टार्ट हुई थी। x इंटू वाई जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, x प्लस वाई ये रहा, x प्लस वाई ये रहा। x इंटू वाई 0 आ रहा है बिकॉज x हमने 0 रखा हुआ है। इसको मैं टू का टेबल जनरेट करा देता हूँ, ठीक है। तो वो ऑलरेडी 7 पे पहुंच गया है, 8 पे, तो अब ये 16 पे आ गया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आगे जाएगा और ये 20 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। ये मेरा x प्लस वाई है, ये वो है जो मेरी टेबल जनरेट करने के लिए यूज हुआ था, यानी 2 10 20, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से आंसर आ रहा है। तो मैं इसे दोबारा रन करके देखता हूँ। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ठीक है। डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन किया। हाईलाइट एग्जीक्यूशन खत्म करेंगे ये विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, देख रहे हैं। विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे 9 का टेबल 29 का टेबल जनरेट करवा देते हैं। विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है बिकॉज इट यूजेज योर कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। तो आपके प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है LabVIEW के अंदर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि LabVIEW में लूप्स में हमारे पास फॉर लूप हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर लूप। फॉर लूप के बाद वी हैव while लूप, ठीक है। while लूप किस तरह से, while लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि while लूप के बगैर LabVIEW की VIs जो आपकी मेन VIs होती हैं वो इनकम्प्लीट होती है। सब VIs क्या होती हैं, बेसिकली फंक्शन होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन बना देते थे कि भाई अब ये टेबल जनरेट करने का एक फंक्शन है, इसको मैं एज अ सब VI बना के सेव कर दूंगा, ठीक है। सब VI के अंदर while लूप ना हो चलता है, लेकिन जो आपकी मेन VI होती है उसके अंदर आपके पास while लूप होता है। So the second important loop is while loop, ठीक है। while loop किस लिए यूज होता है, जब आपको आइट्रेशन ना पता हो और आपको कंडीशन बेस्ड जो है वो किसी काम को रोकना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, सेंसर फेल हो जाए, या इस सूरत के अंदर आपने कंडीशन बेस्ड जो कि प्रोग्राम जनरेटेड भी हो सकती है और यूजर जनरेटेड भी हो सकती है, अगर उस बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेते हुए उस टास्क को रोकना हो तो वहां पे आपके पास जो है वो while लूप यूज हो रहा होता है, ठीक है।
वाइल लूप आपके मेन वीआई के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसके बगैर आपकी मेन वीआई जो है वो इनकम्प्लीट होती है, बिकॉज आपकी जितनी भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री है उसके अंदर आपके पास ऑटोमेटेड टास्क हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक इमरजेंसी स्टॉप का बटन लाजमी होता है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और आप पूरे प्रोग्राम प्लांट को शट डाउन करना चाहते हो, तो आपके पास एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगता है। तो जैसे ही आप प्लांट को शट डाउन करेंगे तो वो एक सीक्वेंस एसओपी को फॉलो करता हुआ जो है वो ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉयलर है, ठीक है। अगर मैं उसको अबॉर्ट बटन से करूंगा तो अगर मेरा उसका बर्नर ऑन है तो वो बर्नर ऑन रह जाएगा और वो बॉयलर जो है वो बॉयल हो के उसके अंदर प्रेशर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो सारी मॉनिटरिंग मेरे हाथ में से चली जाएगी। और वो बर्नर ऑन रहने की वजह से जो है उसके अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा अगर हो गया तो वो बॉयलर जो है वो फट भी सकता है। सिक्योरिटी सेफ्टी हैजर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास जो है वो व्हाइल लूप जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन सेफ एग्जिट, ठीक है। तो आपकी जितनी भी वीआईज होती हैं, मेक इट अ प्रैक्टिस कि वो थ्रू अ सेफ एग्जिट जो है वो हो। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम जो है वो स्ट्रक्चर्स में जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास व्हाइल लूप मौजूद है। तो हमारा जितना भी पूरा सर्किट होता है, एटलीस्ट एक व्हाइल लूप के अंदर पूरा होल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका प्लांट स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा लेफ्ट साइड पे, उसके बाद वो इस व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस व्हाइल लूप के बाद वो जो है जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे तो जब व्हाइल लूप से बाहर आएगा तो आपका फर्दर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। आप उसके साथ इसे सीरीज में करते हो। तो जैसे ही कोई भी यूजर जो है वो स्टॉप बटन दबाएगा तो वो व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा और आप फिर इस व्हाइल लूप के बाहर जो है आप राइट साइड के ऊपर आप अपनी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है इसको प्लांट को सेफली शट डाउन करने के लिए, फॉर एग्जांपल बर्नर कट ऑफ करने हैं, रिलीज वेल्व ऑन करना है ताकि प्रेशर जितना भी है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो उस सूरत के लिए आपको जो है वो व्हाइल लूप यानी कंडीशन बेस्ड जो है वो इवेंट आपने जनरेट कराना होता है। या फिर आप इस तरह की भी कंडीशन डिजाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे बॉयलर का प्रेशर जो है वो डिजाइन हुआ है, ठीक है, कि उसके अंदर जो है 2000 psi जो है मैक्सिमम उसका जो टैंक है वो प्रेशर जो है वो होल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा का प्रेशर होगा तो आपका जो टैंक है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो अगर किसी भी वजह से अगर आपका जो टैंक का प्रेशर है वो जो है 1800 या 1900 या 2000 के करीब आ जाए तो आप इससे पहले कि आपका टैंक बर्स्ट हो जाए आप क्या करते हैं, आप एक सेफ्टी लगा देते हैं कि 2000 psi से पहले आप कहते हैं 1900 psi जैसे प्रेशर हो तो वो जो है उसको ऑफ कर दे, यानी प्रेशर रिलीज वाल्व ऑन कर दे ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए और मेरा टैंक जो है वो तबाह होने से बच जाए। दो टैंक जो कि बॉयलर्स इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव के अलावा भी वहाँ पे ह्यूमन होते हैं आगे पीछे। तो अगर वो ब्लास्ट होगा तो वो ऑब्वियसली जो है वो स्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा और ह्यूमन लाइफ भी एट स्टेक हो सकती है। तो उस सूरत में आप जो है फिर वाइल लूप्स को जो है वो एम्बेड कर रहे होते हैं। इस व्हाइल लूप की टर्मिनेशन जो आपके पास होती है वो कंडीशन पे होती है, वो कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दिस टर्मिनल यहाँ पे आप वायर करते हैं कि आपने इसको जो है किस टाइम पे इसको रिलीज करना है, ठीक है। व्हाइल लूप आपके पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है, ठीक है, और उसके अंदर बूलियन होता है यस और नो। जब तक ये काम है, जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये काम होता रहे, जैसे ही ये फॉल्स हो तो ये व्हाइल लूप का काम रुक जाए और वो फर्दर एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं या पीछे किसी भी लॉजिक के थ्रू लाके बूलियन यहाँ पे जो है वो आपके पास यूज हो रहा होगा। क्रिएट, मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ, कंट्रोल किया तो मेरे पास फ्रंट पैनल पे आप देखें कि स्टॉप का बटन आ गया, ठीक है। अब इनिशियली हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई थी, हम सिंगल रन करते थे इस प्रोग्राम को ऐड वाले को तो बार बार हमें रन करना पड़ता था। अब क्या होगा, अब मैं सिंगल रन करूंगा तो अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा अनटिल अनलेस आई प्रेस दिस स्टॉप बटन, ठीक है। मैं यहाँ से ए बी की वैल्यूज चेंज करता रहूंगा तो उसका रिजल्ट मेरे पास ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी मेरी इस विंडो के अंदर जितना भी कोड होगा वो प्रोग्राम चलता रहेगा अनटिल अनलेस के ये जो कंडीशन है मेरे पास फॉल्स हो जाए।
जैसे ही मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो मेरी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, अब हम अपने लैब मैनुअल में आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कवर। ठीक है, तो हमने जो है वो आइट्रेशन बेस्ड लूप देख लिया कि अगर कोई चीज़ हमें एक फिक्स्ड आइट्रेशन हमें पता हो कि काम इतनी दफ़ा करना है उसके बाद रिपीट करना है तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड इवेंट। ठीक है, थर्ड लूप इज टाइम लूप। ठीक है, यानी टाइम बेस्ड लूप, यानी हमें पता है कि ये काम हमने 3 सेकंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइम बेस्ड लूप चाहिए होता है। ठीक है, सिमुलेशन करनी है हमें, सिस्टम को सिमुलेट करना है। आप LabVIEW के अंदर जो है सिस्टम को सिमुलेट भी कर सकते हैं, स्पेशली कंट्रोल सिस्टम्स को। अभी हम क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सो आई विल रिमेन इन द डोमेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम्स को आप यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड सिमुलेशन की जो लूप है ये टाइम बेस्ड लूप होता है। ठीक है, ये लूप आपको कहाँ मिलेगा, हम इसको जो है वो जाके देख लेते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं कंट्रोल डिजाइन एंड सिमुलेशन, और यहाँ पे सिमुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज योर कंट्रोल एंड सिमुलेशन विच इज टाइम बेस्ड लूप। ठीक है, ये अब मेरे पास कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप आ गया है। ठीक है, अब इसको कितनी देर के लिए सिस्टम को सिमुलेट करना है, ठीक है, कितनी देर के लिए चलाना है, इसको सेट करने के दो तरीके कार होते हैं। ठीक है, एक आप उसको या तो कांस्टेंट बना लें या फिर आप जो है उसको यूजर को कंट्रोल दे दें कि वो बताए कि 10 सेकंड के लिए सिमुलेट करो, 20 सेकंड के लिए सिमुलेट करो। ठीक है, तो कांस्टेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बॉर्डर पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद कॉन्फ़िगर सिमुलेशन पैरामीटर्स में जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कि इसका इनिशियल टाइम कितना है और फाइनल टाइम कितना है। दिस इज इन सेकंड्स। ठीक है, 10 सेकंड के लिए करना है, 5 सेकंड के लिए करना है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, ये जो आपके पास है इसके ऊपर जब आप अपने कर्सर को होवर करेंगे तो ये ब्लू कलर का बॉक्स बॉटम पे बना हुआ आएगा, आपने इसको पकड़ के ड्रैग करना है। ठीक है, तो इसके अंदर के जितने भी पैरामीटर्स थे आप उन सबको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यूजर को भी कंट्रोल दे सकते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस में वैल्यूज आ रही है, दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट इसका जो अब आप इस टर्मिनल पे रखें तो आपको बताएगा इनिशियल टाइम। इसका इनिशियल टाइम बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 सेकेंड है। इसका फाइनल टाइम बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है हर टर्मिनल को जो है वो कनेक्ट करके देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कॉन्टेक्स्ट हेल्प। ठीक है, कंट्रोल+H ये मैंने आपको बता दिया था, आप इस पर क्लिक करें, ये कंट्रोल एंड सिमुलेशन की पूरी खुल जाएगी। डिटेल्ड हेल्प पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको इसकी ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे अगर फाइनल टाइम इसका जो है वो चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड हो जाए, तो मैं इस पर क्रिएट कॉन्स्टेंट कर दूंगा तो ये मेरे पास विजिबल भी हो जाएगा कि 5 सेकंड के लिए मेरे पास जो है अब इसका फाइनल टाइम चेंज हो गया। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी अब उसकी जगह ये 5 पे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूजर डिफाइन करे कि इसका स्टॉप टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आप इसको कंट्रोल बना दें। ठीक है, तो अब आपके पास फ्रंट पैनल पे आ गया कि भाई कितनी देर के लिए सिमुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज पर योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो भी आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक। ठीक है, किसी भी इस तरह की अनकनेक्टेड वायर्स अगर होंगी सिस्टम में तो वो एरर जनरेट करेंगी। अच्छा, कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप में आपको सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए जो ब्लॉक्स चाहिए होते हैं वो ब्लॉक्स भी आपको सेम लाइब्रेरी में मिलेंगे, कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन सिमुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं तो आपके पास सिग्नल जनरेशन है, आप स्टेप सिग्नल, पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके फंक्शन जनरेटर के अंदर जो सिग्नल जनरेट होते हैं आप सिमिलर सिग्नल्स यहाँ पे भी जनरेट करा सकते हैं। सिग्नल अरिथमेटिक। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, कंटिन्यूस लीनियर सिस्टम, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। ठीक है, और आपके पास जो है PID,
ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब आप इस लाइब्रेरी किसी भी ब्लॉक को लेंगे और इसको इस लूप के बाहर रखेंगे तो आप देखें ये आपको नॉट अलाउड कह रहा है, क्योंकि कंट्रोल एंड सिमुलेशन वाली जो लाइब्रेरी है, इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे सी के अंदर आएंगे, कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप के अंदर। अगर कंट्रोल एंड सिमुलेशन आपके वीआई के अंदर मौजूद नहीं है, आपके ब्लॉक डायग्राम में मौजूद नहीं है, तो आप किसी भी ब्लॉक को कनेक्ट करके जो है उसको सिमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको टाइम चाहिए होता है कितनी देर के लिए सिमुलेट करना है। ठीक है, तो जब आप प्लेस करेंगे तो फिर इस तरह से आपके पास जो है वो सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू LabVIEW। ठीक है, लैब एक्सरसाइज 3 के अंदर आपको ये दिया हुआ है, आपको वीआई दिखाई हुई है, आपने ये तीनों एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। ठीक है, कुछ हिंट्स भी दी हुई हैं ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह से क्या चीज़ कहाँ से ढूंढनी है। लैब टास्क में आपने क्या करना है, डेवलप वीआई दैट कन्वर्ट्स डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, यानी आपके पास एक इनपुट ये रहा, एक आउटपुट ये रहा, एक इनपुट ये रहा और एक आउटपुट ये रहा। ठीक है, तो दो इनपुट दो आउटपुट जनरेट कराने हैं, यूज़र दो जगह पे इनपुट और आउटपुट डाल सकता है। अगर उसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्जन करनी है तो वो सेल्सियस में वैल्यू देगा तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखा देगा, और अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू एंटर करेगा तो सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखा देगा। Task number 2, plot the graph of sine, cosine and any algebraic equation using subplotting command। MATLAB के अंदर subplot की कमांड होती है। ठीक है, आप जो है गूगल पे भी लिख सकते हैं subplot in MATLAB। ठीक है, अब MATLAB की कमांड को चलाने के लिए LabVIEW में हम क्या काम करते हैं वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताया है। ठीक है, तो आपने उन्हीं बेसिक्स को यूज़ करते हैं। सबप्लॉट में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक ही विंडो में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल सब प्लॉट्स आ जाते हैं, एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट, चार प्लॉट। ठीक है, आप 6 प्लॉट्स बना लें। ठीक है, तो ये इसको आपने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है मैटलैब के, और फिर उसके बाद सब प्लॉट करते हुए आपने तीन वेव फॉर्म्स है जिन्हें प्लॉट करना है, साइन, कोसाइन और एनी अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, एनी अलजेब्रिक इक्वेशन आप y इक्वल्स टू mx प्लस c भी प्लॉट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की भी इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस वेव, साइन वेव मैंने आपको ऊपर एग्जांपल के अंदर प्लॉट करके दिखाई है कि मैटलैब कोड को यूज़ करते हैं साइन वेव किस तरह से जनरेट की जाती है और प्लॉट की जाती है। सिमिलरली आपने कोसाइन वेव भी जनरेट करनी है और एक एनी अलजेब्रिक इक्वेशन की वेव जो ग्राफ है वो जनरेट करना है, उन सबको सब प्लॉट कमांड के थ्रू LabVIEW के अंदर प्लॉट कराना है। ठीक है, अच्छा, थर्ड टास्क क्या है, यूज बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कंट्रोल एंड सिमुलेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंट्रोल एंड सिमुलेशन की बात की है। राइट अ सिंपल प्रोग्राम दैट यूजेस फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या है ये अभी आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि बिकॉज यू आर न्यू टू कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आप सिंपली जो है ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक ढूंढ के लाएं। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा ट्रांसफर फंक्शन कहाँ पर मौजूद है कंट्रोल एंड सिमुलेशन की लाइब्रेरी के अंदर। वो ट्रांसफर फंक्शन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। ठीक है, उसको एक्साइट करना है आपने स्टेप इनपुट यानी स्टेप सिग्नल के साथ। कहाँ पर है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो दिख जाएगा कि स्टेप सिग्नल कहाँ पर है, और उसका आउटपुट आपने डिस्प्ले करना है सेम टाइम वेवफॉर्म। ठीक है, सेम टाइम वेवफॉर्म कहाँ पर है उसकी हिंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूज बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कंट्रोल एंड सिमुलेशन। ठीक है, इसी के अंदर आपको ये तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन भी, स्टेप इनपुट भी और सेम टाइम वेवफॉर्म भी। ठीक है, तो आपने यहाँ से यूज करते हुए आपने इसको टास्क 3 को करना है। ठीक है, अच्छा, अब टास्क आप जो भी करेंगे आप वर्ड में जाएंगे। ठीक है, वर्ड में आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और हेडर। ठीक है, ये 3 डॉट्स वाला ले लेगा, यहाँ पे आप अपना नेम लिख लें। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें लैब टास्क 1 या लैब टास्क 1। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नंबर लिख लें EE171000 जो भी है। ठीक है, या फिर मैं से XXX कर लेता हूँ। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर है। फिर आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट में जाना है,
you need to add a footer here with these 3 values। यहाँ पे आपने रखना है, राइट क्लिक करना है, नहीं यहाँ पे आपने रखना है, और फिर उसके बाद जो है आपने, अच्छा फिर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप पेज नंबर करंट पोजीशन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका जो है वो ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, पेज 1 ऑफ 1 वाला, नॉट दिस वन। आपने पेज नंबर करंट पोजीशन और ये रहा पेज 1 ऑफ 1, ताकि पता चले कि आपके टोटल लैब टास्क के पेज कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो डेट एंड टाइम डाल देना है कि मैंने ये टास्क इस डेट और इस टाइम को परफॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो LCS लैब लिख देंगे और साथ में अपना सेक्शन लिख देंगे 5A1 या 5A2 जो भी है, ठीक है। अब ये जो, अब आप यहाँ पे सेंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पे के ऊपर काम करना है, लैब टास्क 1, ठीक है, प्रॉपरली लेबल करके हेडिंग डाल के। इसका जो प्रोग्राम है वो ये है, ठीक है, प्रोग्राम की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जो है वो स्नैपिंग टूल लेंगे, स्नैपिंग टूल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, हम जो है वो स्नैपिंग टूल हमारा जो डेस्कटॉप है उसका ले लेते हैं, सर्वर का स्नैपिंग टूल नहीं लेते। स्नैपिंग टूल लेने के बाद आपने न्यू करना है और अपने रिमोट डेस्कटॉप पे चले जाना है और यहाँ से इसे स्नैप करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ये काम भी कर सकते हैं, आप प्रिंट स्क्रीन करें, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी विंडोज में जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने से नहीं आ रहा, अच्छा ये जो आपने पूरी वर्ड की फाइल है ये आपने अपने विंडोज सर्वर के ऊपर ही बनानी है, ठीक है। विन2 के ऊपर आप जाएं और वर्ड लिखें, वर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये फाइल बनाने के बाद आपने यहाँ पे आपने जो है इंसर्ट में जाके हेडर्स एंड फुटर्स लगाने के बाद जो है वो सारा काम करना है। ये आप अपने लोकल पीसी पे नहीं बनाएगा, इसी सर्वर के अंदर बनाएंगे। और फिर अब आपने जब स्क्रीनशॉट्स इंसर्ट करने होंगे तो अब आप इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इधर स्क्रीनशॉट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो अब आप क्लिप कर सकते हैं कि मुझे ये पार्ट चाहिए फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके आप जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कर देंगे टॉप एंड बॉटम, ठीक है, यानी इसके ऊपर भी जो है वो टेक्स्ट आ सकता है और इसके नीचे भी टेक्स्ट आ सकते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर लेबल करेंगे लैब टास्क 1, देन इसकी प्रोग्रामिंग ये है, सही है। उसके नीचे आपकी ये पिक्चर आ जाएगी, फिर आप इधर से एंटर करेंगे और फिर कहेंगे कि इसका आउटपुट ये है, ठीक है। और फिर आप अगेन इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग ऑन करेंगे और ये फ्रंट पैनल को जो है, फ्रंट पैनल पे जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे या मैटलैब के अंदर कमांड विंडो में जो रिजल्ट्स होंगे उसको आप जो है वो क्लिप करके यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर देंगे ऑब्वियसली डेस्कटॉप के ऊपर ही, ठीक है। और पीडीएफ बनाने के लिए आप इसको फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज टाइप में जाके आप पीडीएफ सेलेक्ट कर देंगे। तो ये अब आपके पास पीडीएफ फाइल इसकी जनरेट हो जाएगी ऑन योर सर्वर डेस्कटॉप, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली वैसे ओपन भी करता है, ठीक है,
ये ओपन हो गई, लेकिन आप यहाँ से भी इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये मेरी जो है सर्वर पे ये मेरी फाइल है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्रोम भी मौजूद है। आप यहाँ से अपने LMS को लॉगिन करेंगे और जो गिवन डेडलाइन है उससे पहले आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो वेट नहीं करेगा कि आपकी जो है वो लैब टास्क की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाए और आप उसके बाद जो है वो इसको अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करेगा 2 दिन 3 दिन पहले जो है वो जो डेडलाइन है उससे पहले ही जो है आप इस टास्क को जो है वो अपलोड कर दें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू LabVIEW। LabVIEW पे आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। और आपने जो है फिर उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा हमने देखा कि आपने इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है। तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है। Inshallah, we'll meet you soon in an online session, and next online video will be coming soon. Stay tuned to my channel. Allah Hafiz.